हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो चैप्टर 9 है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमें इस चैप्टर का बेसिक सीखना है। चैप्टर 9 का बेसिक रहेगा ये, ठीक है, बेसिक लेक्चर रहेगा, तो ध्यान से समझिएगा। लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस चैप्टर से 6 नंबर का एक सवाल हर साल आता है, तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल सीक्वेंस में सीखना है, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे। इस चैप्टर के अंदर सबसे जो बेसिक हेडिंग आपको मैं समझाऊंगा, यानी आज के लेक्चर में हम बेसिक सीखेंगे। पहले इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, देखिए कैसे हम इसका बेसिक सीखेंगे। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ठीक है। अब देखिए इस चैप्टर का सबसे पहले जो इसमें हेडिंग आती है, बेसिक हेडिंग, वो आपको ध्यान से देखनी है कि त्रिकोणमिति का यूज हम बेसिकली कहाँ पर करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग है, जो यूजेस है, ये हमारे दैनिक जीवन में यानी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए ध्यान से, त्रिकोणमिति का यूज हम किसी भवन की ऊंचाई निकालने में, या दो भवनों के बीच की दूरी निकालने में, या समुद्र के अंदर जो पांडुलिपि होती है उसके बीच की दूरी निकालने में, यानी पानी की गहराई निकालने में, इस तरह की जगह पर हम क्या करते हैं, त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। बड़ी बड़ी जो मीनारें होती है, भवन होते हैं, पेड़ होते हैं, अगर उनका आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, अगर आपको उनके बीच का एंगल और एक भुजा पता हो तो आप उसको आराम से निकाल सकते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा कौन सी भुजा पता होनी चाहिए, कौन सा एंगल पता होना चाहिए, उस एंगल का नाम क्या होता है। आज के लेक्चर में ये सारी बातें हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहले ध्यान से, प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज होता है वो दूरियां और ऊंचाइयों को नापने में होता है, ठीक है। यानी डिस्टेंस और हाइट को फाइंड करने में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, जो फर्स्ट हेडिंग रहेगी इस चैप्टर की बेसिक है, वो है ऊंचाइयों और दूरियों को मापने में, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, त्रिकोणमिति का यूज हम ऊंचाइयों और दूरियों को मापने में करते हैं। किस में करते हैं? ऊंचाइयों और दूरियों को मापने में। जैसा मैंने आपको बताया कि किसी ट्री की आपको हाइट फाइंड करनी, किसी मीनार की, किसी भवन की, तो यानी ऊंचाइयों और दूरियों को मापने में त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। तो इंग्लिश में आप क्या लिखोगे इसको? मेजरमेंट इन heights and distances, ठीक है। ध्यान से समझिए, त्रिकोणमिति का यूज हम ऊंचाइयों और दूरियों को मापने में करते हैं। मेजरमेंट इन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, यानी किसी भवन की, किसी मीनार की, या समुद्र तल पे जो जहाज चलते हैं उनके बीच की दूरी हो गया, अंतरिक्ष में उड़ने वाली जो पक्षी होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मिसाइल के बीच की दूरी निकालना है। इंजीनियरिंग में ये बहुत ज़्यादा यूज होता है त्रिकोणमिति का, तो आपको याद रखना है। तो 10th क्लास में तो आपको केवल इसका यूज कहाँ पर करना है? दूरियां और ऊंचाइयों को नापने में। किसी भवन की ऊंचाई आपसे पूछ लेगा, भवन के बीच की दूरी पूछ लेगा, मीनार की ऊंचाई पूछ लेगा, टावर की ऊंचाई पूछ लेगा, इस तरह के सवाल आपसे यहाँ पे होंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ऊंचाइयों और दूरियों को मापने में त्रिकोणमिति का यूज करते ही आपने समझ लिया है। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इसके दो केस है। दो केस क्या है? इस चैप्टर के अंदर आपको दो केस सीखने, एंगल के दो केस बनते हैं। एक तो उन्नयन कोण बनता है, एक अवनमन कोण बनता है, यानी एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है इस चैप्टर में, और एक एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन बनता है। और वो कैसे बनता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले केस फर्स्ट में आपको क्या याद रखना है?
देखिए ध्यान से, अब मैंने देखिए आपको, अब मैंने आपसे पूछ लिया कि एक भवन है। देखिए ध्यान से समझिएगा, पहले ये एक मेरे पास क्या है, एक भवन है। यहाँ पर एक बिल्डिंग खड़ी है, ठीक है, और ये बिल्डिंग है, और ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, यानी ये धरती है। ज़मीन कहाँ पे, बिल्डिंग कहाँ पे खड़ी होगी, भवन कहाँ पे बनता है, ज़मीन पे बनता है, तो ये नीचे ज़मीन होगी आपके पास, ठीक है। ये ज़मीन होगी, अब भूमि होगी, धरातल होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको हम बोलेंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और ये यहाँ पर भवन खड़ा हुआ है। अब देखिए, मान लिया एक व्यक्ति यहाँ पर है, एक पर्सन यहाँ पर है, और वो पर्सन इस भवन के टॉप को देख रहा है, ठीक है। ध्यान से समझना, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और वो इस भवन को देख रहा है, तो उस व्यक्ति की आँख से और जो ये भवन के टॉप से जो लाइन बनेगी, यानी वो इसको देख रहा है, तो मतलब इसको ऐसे मिला दो आप, ठीक है। यानी यहाँ पर इस बिंदु पर एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है, प्रेक्षक। यानी इस बिंदु पे मान लो ये ए बी भवन है, और यहाँ पर एक व्यक्ति है, प्रेक्षक है, जिसको बोलते ऑब्जर्वर। इंग्लिश में क्या बोलते, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर यानी प्रेक्षक, ठीक है। प्रेक्षक क्या होता है, देखने वाला, यानी कोई भी पर्सन हो सकता है। यानी एक पर्सन यहाँ खड़ा है, यहाँ पर भवन है, ये भूमि है। अब ये व्यक्ति इस भवन के शीर्ष को देख रहा है। किसको देख रहा है, भवन के शीर्ष को देख रहा है। तो उसकी देखने की और जो ये शीर्ष के बीच की जो लाइन बनेगी, जब वो उसको देखेगा तो यहाँ पर एक लाइन बन जाएगी, और इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा, ठीक है। यानी जो व्यक्ति इस मीनार की टॉप को देख रहा है, तो उसकी आंख से और इस टॉप के बीच की जो रेखा बनेगी, जैसे वो उसको देख रहा है, मान लो वो यहाँ से यहाँ देख रहा है ऐसे में, तो एक यहाँ लाइन बनेगी, और उस लाइन का नाम क्या होगा, लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। अब यहाँ जो ये बिल्डिंग का टॉप है, ये बिंदु ए क्या है, बिल्डिंग का टॉप है। टॉप का मतलब क्या होता है, शीर्ष। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, शीर्ष है, ठीक है। और ये क्या है, ये बी बिंदु क्या है, इस बिल्डिंग का जो फुट पॉइंट है, क्या है, फुट पॉइंट। फुट पॉइंट का मतलब क्या होता है, पाद बिंदु। कौन सा बिंदु है, पाद बिंदु, यानी इसका बेस, नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। बिल्डिंग का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं, फुट पॉइंट, यानी पाद बिंदु बोलते हैं। और जो ऊपर वाला हिस्सा है बिल्डिंग का, वो क्या होता है, टॉप, यानी शीर्ष। तो एक प्रेक्षक, ऑब्जर्वर, इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो ठीक है। तो इस बिल्डिंग के टॉप से और जो ऑब्जर्वर के बीच की जो लाइन बनेगी, उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर। अब मैंने देखिए, अब सवाल में आपके पास क्या होगा, सवाल में आपके पास इन दोनों में से एक साइड होगी। ट्रायंगल की आपके पास 3 साइड मिल गई है, 3 साइड में से एक साइड की वैल्यू आपको देगा और एक एंगल देगा। अब सुनना ध्यान से कि जो ये जो लाइन है नीचे, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलती है, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब देखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन और जो लाइन ऑफ साइट है, दृष्टि रेखा है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के जो बीच कोण बनेगा ये वाला, इसको मान लो थीटा, और इसका नाम क्या होता है, उन्नयन कोण। इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, अगर कोई पर्सन नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, किसी ऊंचाई की वस्तु को देख रहा है, तो उस वक्त जो हॉरिजॉन्टल लाइन और जो लाइन ऑफ साइट, यानी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण बनेगा, उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। कौन से कोण बोलते हैं, उन्नयन कोण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब आपको कैसे याद रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन है, अगर कोई पर्सन नीचे से ऊपर की ओर देखेगा, देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, प्रेक्षक खड़ा है, ऑब्जर्वर है, वो इसको देख रहा है, तो वो नीचे से ऊपर देख रहा है, वो ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर देख रहा है। अगर वो नीचे से ऊपर देख रहा है, तो
उस वक्त जो उसकी दृष्टि रेखा होगी, जो उसकी देखने की लाइन होगी और जो क्षैतिज रेखा होगी, उसके बीच जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो आपको बात समझ में आएगी। चलो अब देखिए, इसी प्रकार से इसका सेकंड केस है, केस सेकंड। अब अवनमन कोण के बारे में आपको सीखना है, तो पहले ध्यान से सीखिए। अब देखिए, मान लिया कि ये हॉरिजॉन्टल लेवल है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल का मतलब क्या है, ये भूमि है, नीचे जमीन है, धरती है, ये धरती है, और इस धरती पर यहाँ पर एक भवन खड़ा है। ठीक है, क्या खड़ा है, भवन खड़ा है। अब देखिए, ये भवन है, ये क्या है, भवन है, और भवन को बोलते हैं बिल्डिंग। ठीक है, भवन को क्या बोलते हैं, बिल्डिंग। अब देखिए, यहाँ पर एक धरती है, नीचे ज़मीन है, और ये भवन है। अब एक पर्सन मान लिया भवन के ऊपर बैठा हुआ है, यानी ये आपका घर है और यहाँ पर छत है इसके ऊपर। ठीक है, तो छत पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है यानी ऑब्जर्वर है, जो यहाँ बैठा हुआ है उसको बोलते हैं ऑब्जर्वर, जो देख रहा है, प्रेक्षक, ऑब्जर्वर। जो प्रेक्षक है वो इस वक्त कहाँ पर बैठा हुआ है, छत पे बैठा हुआ है। और ये क्या है, बिल्डिंग यानी भवन, हिंदी में क्या बोलते हैं, भवन। भवन को क्या बोलते हैं, बिल्डिंग। ठीक है, अब देखिए, कोई ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है, वो यहाँ से यहाँ दिखता है, नीचे दिखता है। मान लिया यहाँ पर कोई कार आ रही है। ठीक है, यहाँ पर मान लिया कोई कार जा रही है। ठीक है, देखना ध्यान से। ये मान लिया कि ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये मान लिया सी पॉइंट है। अब आपको ध्यान से क्या समझना है कि ये तो मान लिया सड़क के नीचे। ठीक है, ये मान लिया मैंने क्या, सड़क है, और सड़क के किनारे उसका घर बना हुआ है यहाँ पर। अब इसके ऊपर एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, मतलब जो देख रहा है, देखने वाला प्रेक्षक बैठा हुआ है, तो वो यहाँ से इस कार को देखता है। ऊपर से वो नीचे देख रहा है, इस बात का ध्यान रखना है, ऊपर से वो नीचे किसी कार को देख रहा है। तो अगर ये कार को देख रहा है तो इस बिंदु ए और इस सी को मिलाना पड़ेगा आपको, यानी दृष्टि रेखा बनानी पड़ेगी इस लाइन की। जैसे ये लाइन सीधी है वैसे वो इसको देख रहा होगा ऊपर से। तो जब वो इसको देख रहा है, तो अब देखिए ध्यान से, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है। देखिए, ये नीचे ज़मीन वाली रेखा को क्या बोलेंगे, जो सड़क है उसको बोलेंगे यहाँ पे क्षैतिज रेखा। क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, अब जो पर्सन यहाँ से इसको देख रहा है कार को, तो अब देखिए इसके बीच एंगल बनेगा। देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लेवल था, तो ये इसके सामने देखिए एंगल बनाने के लिए अगर वस्तु नीचे, अगर पर्सन यहाँ से देखता ऊपर की ओर, तो ये दृष्टि रेखा होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, यानी क्षैतिज रेखा होती है। जो कोण बनता है वो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बनता है। अब यहाँ पर दृष्टि रेखा तो ये है, वो देख यहाँ से रहा है, तो यानी एक रेखा यहाँ पर और चाहिए होगी हमें, ऐसे पैरेलल, इसके पैरेलल। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसके समांतर यहाँ पर क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रेक्षक के साथ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ऐसे इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये। ठीक है, ऐसे करके। तो जैसे ही आपने लाइन ड्रॉ की, तो देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगी आपस में। ठीक है, तो ये बी सी है, ये मान लो ए पी, मान लो इस पॉइंट को ए पी। ठीक है, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी। अब देखिए, ये थी आपके पास दृष्टि रेखा, ये क्या थी, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। अब देखिए, ये दृष्टि रेखा थी, और ये कौन सी रेखा, देखिए ये क्षैतिज रेखा है, तो ये भी क्या होगी, क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। अब देखिए, पर्सन यहाँ से इस कार को देख रहा है, तो अब जब कोई पर्सन ऊपर से नीचे देखेगा तो एंगल कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा यहाँ पर। अब ये एंगल क्या होता है, ये एंगल होगा, इसको मान लो थीटा, तो इसका नाम क्या है, अवनमन कोण। कौन सा कोण है, अवनमन कोण। यानी अगर कोई पर्सन ऊपर से नीचे की वस्तु को देखता है
और उस वक्त उसकी आँख के द्वारा जो एंगल बनता है दृष्टि रेखा के साथ में और क्षैतिज रेखा के साथ में, तो वो एंगल होता है अवनमन कोण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में इस कोण को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अवनमन कोण को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आपने समझ लिया होगा, अगर कोई पर्सन किसी टॉप पे खड़ा है और नीचे की वस्तु को देखता है तो उस वक्त जो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में कोण बनता है वो बनता है अवनमन कोण। अवनमन हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बनता है। अब देखिए उन्नयन कोण में क्या सीखा था हमने, अगर कोई पर्सन नीचे खड़ा है वो ऊपर की वस्तु को देखता है, वो ऊपर देख रहा है, तो जब वो ऊपर देख रहा है तो इस क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बना है ये क्या था? एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण था। ठीक है, उसी प्रकार से अगर पर्सन ऊपर बैठा है और वो ऊपर से अगर नीचे की वस्तु को देख रहा है तो उस वक्त जो दृष्टि रेखा होगी इसके पैरेलल हमें एक रेखा और ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि जो एंगल बनता है वो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में ही बनता है। तो एक रेखा हमने यहाँ से ड्रॉ की है, तो इनके बीच में जो एंगल बना है ये थीटा बना है। ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है आपस में, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये जो ये रेखा होगी इस रेखा को बोलेंगे त्रियक रेखा। तो देखिए त्रियक रेखा में अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा होते हैं, एकांतर अंत्य कोण बराबर होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए, तो ये क्या होता है? एकांतर अंत्य कोण होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने दो केस सीखे हैं। पहली स्थिति में आपने क्या सीखा है? उन्नयन कोण किसको बोलते हैं? अगर कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर वस्तुओं को देखता है, नीचे से अगर अधिक ऊंचाई की वस्तु को देखता है तो उस वक्त उन वस्तुओं को देखने के लिए उसको अपनी गर्दन को उठाना पड़ता है। अगर वो गर्दन उठाकर किसी वस्तु को ऊपर देख रहा है तो हमेशा उन्नयन कोण बनता है। अगर ऊपर से वो नीचे की वस्तु को देखता है तो उस वक्त अवनमन कोण बनता है। ठीक है, अगर ऊपर से वो नीचे की वस्तुओं को देख रहा है तो उस टाइम अवनमन कोण बनता है। अगर नीचे से ऊपर की वस्तुओं को देख रहा है तो उस समय उन्नयन कोण बनता है। ये बात आपको याद रखनी है और इनके डायग्राम मैंने आपको समझा लिए। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा बेसिक था, तो ये बेसिक आपको याद होना चाहिए। अब डियर स्टूडेंट आगे देखते हैं। अब आपको क्या देखिए, अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, इस चैप्टर के अंदर जितने भी डायग्राम बनेंगे सभी समकोण त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, सभी डायग्राम क्या होंगे? राइट एंगल ट्राइंगल में आएंगे। देखिए जितने भी डायग्राम लेंगे हम सभी राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे। ऐसे देखिए, अब राइट एंगल ट्राइंगल में आपको क्या पता है? ये 90 का एंगल होता है। ये नीचे वाली भुजा को क्या बोलते हैं? आधार, इंग्लिश में बेस, और इस भुजा को बोलते हैं कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेनियस। इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर यानी लंब। इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। अब देखिए ये मान लो एंगल थीटा है। ठीक है, तो अब देखिए आधार को शॉर्ट में आप क्या बोलेंगे हिंदी में? ए। कर्ण को क्या बोलेंगे? के। लंब को क्या बोलेंगे? एल। ठीक है, अब आपको इस चैप्टर के अंदर जो सूत्र याद होनी चाहिए वो किस किस की होनी चाहिए? देखिए सबसे पहले इसका नाम रख दो आप ABC। ठीक है, यहाँ पे मान लो ABC। तो अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, देखिए ये मैंने ट्रिक आपको लिखवाई थी, पहले मैं यहाँ लिखता हूँ। देखिए आपको ट्रिक पता है, हिंदी वालों को पता है कि लाल बट्टे कक्कर ट्रिक होती है। क्या होती है? लाल बट्टे कक्कर। ठीक है, या फिर ऐसे याद कर लो, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। या तो लाल बट्टे कक्का बोल लो, या तो ये बोल लो आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये भी ट्रिक आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो हिंदी वालों को ये वाली याद करनी है। इसमें देखिए
जो साइन का रेशियो होता है, साइन थीटा, ये देखिए फर्स्ट वाला क्या होता है साइन थीटा, सेकंड वाला क्या होता है कॉस थीटा का फॉर्मूला, थर्ड वाला क्या होता है टेन थीटा का फॉर्मूला, इसका उल्टा ये कॉट थीटा का फॉर्मूला, और ये सेक थीटा का फॉर्मूला, ठीक है, और ये क्या होता है कॉसेक थीटा का फॉर्मूला। तो अब डियर स्टूडेंट आपको पता क्या होना चाहिए, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। बस ये तीन फॉर्मूले अगर आपको याद है तो मोस्टली जितने भी सवाल है वो सब आप कर सकते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है ए अपॉन की आधार बटे कर्ण, क्या है आधार बटे कर्ण, और उसके बाद टेन थीटा एल अपॉन ई, यानी आधार बटे लंब बटे आधार, क्या होगा लंब बटे, यहाँ लिख देना लंब, ठीक है, एल फॉर क्या होता है लंब बटे आधार। तो डियर स्टूडेंट ऐसे करके आपको इनको फॉर्मूले देखिए, अगर ये तीन फॉर्मूले भी आपको याद है तो आप इस चैप्टर के सारे सवाल कर पाओगे, ठीक है, यानी ये तीनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए खाली। वैसे ये 6 फार्मूले होते हैं, कॉट का भी होता है, लेकिन अगर आपको ये याद है तीनों फार्मूले तो सारे सवाल आप पे बन जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आपसे जो सवाल पूछेगा वो कैसे पूछेगा, वो आपको पहले ध्यान से समझना है। आपसे सवाल ऐसे पूछेगा कि सबसे पहले आपको ऐसे कुछ डायग्राम देगा समकोण त्रिभुज के आकार का, ठीक है, ऐसे कुछ आपको डायग्राम दे के रखिएगा सवाल में, और आपको सवाल में देगा एक तो एंगल देगा ये थीटा, मान ले ये आपको दे दिया 30 डिग्री। अब बोल दिया कि मान ले कि ये भवन है, ये क्या है भवन है, और ये क्या है यहाँ पे मान लिया एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, यहाँ मान लिया ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है प्रेक्षक है, प्रेक्षक, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ कि सवाल कैसे आएंगी, देखिए ध्यान से, ऑब्जर्वर है, अब ये ऑब्जर्वर इस बिल्डिंग से इस भवन को क्या बोलेंगे बिल्डिंग, ये जो ऑब्जर्वर है इस बिल्डिंग से मान लिया 5 मीटर की दूरी पर है, ये 4 मान लो 4 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। सुनो ध्यान से, आपके पास सवाल कैसे आएंगे कि एक समकोण त्रिभुज के आकार का शेप आपको देगा, वो पहले से सवाल में बोल देगा, तो आपको खुद बनाना है। और मान ले देखिए ऑब्जर्वर है, इससे इस भवन की दूरी 4 मीटर है, तो आपसे पूछ लेगा कि इसकी हाइट फाइंड करो, यानी इस भवन की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। ये जो प्रेक्षक है इस भवन से 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो इस भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा। ऊंचाई को मान लिया आपने h, ठीक है। अब देखिए आपको इनमें से इन साइन कॉस टेन में से ऐसा रेशियो, ऐसा सूत्र यूज करना है जिसमें कि एक भुजा की वैल्यू आपके पास हो और एक भुजा की वैल्यू आपके पास ना हो। जैसे देखिए अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज में, तो इसमें मेरे पास ये आधार है, इसका आधार है और ये लंब नहीं है। तो अब आधार और लंब में से एक ऐसी भुजा आपको निकालनी जो नहीं हो आपके पास, ठीक है। आधार आपको दिया हुआ और आपको लंब निकालना है, तो आधार और लंब के बीच में रिलेशन आपको देखना है पहले किस में होगा, आधार और लंब। एक तो देखिए टेन के सूत्र में आता है और आधार और लंब बाकी और किस में नहीं आता है। तो यानी ऐसा फॉर्मूला आपको यहाँ से यूज करना है जिसमें एक भुजा की वैल्यू आती हो और एक भुजा की वैल्यू ना आती हो। देखिए इसमें एक भुजा की वैल्यू 4 है और लंब की वैल्यू नहीं है, तो इस भुजा की सहायता से हम और इस कोण की सहायता से हम ये भुजा निकाल सकते हैं। अगर ये भुजा आपको दे रखी है, एंगल दिया हुआ है, तो इसकी सहायता से आप ये निकाल सकते हो, ठीक है। टेन का सूत्र क्यों यूज किया है, क्योंकि लंब बटे आधार, आधार का मान आपके पास है, यानी आपको ऐसा सूत्र यूज करना जिसमें एक की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, या तो लंब की वैल्यू होनी चाहिए आधार आप निकाल लोगे, या आधार की वैल्यू होनी चाहिए लंब की वैल्यू आप निकाल लोगे। और एंगल वो हर एक कोण, यानी हर एक सवाल में वो एंगल आपको दे के रखिएगा, कोण वो हर एक सवाल में देगा आपसे, ठीक है। आपसे केवल एक भुजा पूछ लेगा। तो अब देखिए, अब आपको अगर इस भवन की ऊंचाई निकालनी है तो आप क्या करोगे, पहले इसका नाम रखोगे ABC, ठीक है, आपने नाम रख दिया है। अब आप मान लोगे कि माना भवन की ऊंचाई, आपसे पूछ लिया कि भवन की ऊंचाई ज्ञात करो, तो भवन की ऊंचाई को मान लिया आपने h मीटर में, क्या मान लिया
h मीटर मान लिया। क्या मान लिया? h मीटर मान लिया। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है ऊंचाई निकालनी है, और ये दूरी दे रखी कि ये प्रेक्षक इस भवन से 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है, और इस प्रेक्षक से और इस भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है, देखिए नीचे से बनना ऊपर की ओर एंगल, तो ये क्या हो गया? उन्नयन कोण है। ये 30 दिया हुआ है, तो आपको हाइट फाइंड करनी है भवन की। ठीक है, आपको इस भवन की ऊंचाई आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। अब देखिए लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, आपको लंब निकालना है। तो लंब और आधार का रिलेशन किस में होता है? tan में होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है? त्रिभुज ABC में, ऐसे आप लिखोगे सवालों में, त्रिभुज ABC में tan थीटा। तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक है, अब देखिए थीटा कितना है? 60, मतलब 30 है। कितना है? 30 है। तो 30 है, तो यहाँ पे लिख लो tan 30। और आधार देखिए 30 के लिए, ठीक है, एंगल यहाँ बनना है 30, तो 30 के लिए आधार क्या होगा? AB आधार है। और जो लंब होगा 30 के लिए, ये सामने वाला लंब यानी BC। ठीक है, अब देखिए tan 30 की वैल्यू आपको पता है कि 1/√3 होती है। tan 30 कितना होता है? 1/√3 होता है। AB का मान कितना है? 4, और BC का मान कितना है? H। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया आप, H इक्वल टू 4 का √3 में, तो 4√3 मीटर। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि अतः देखिए ध्यान से, पहले इसको सही कर लेते हैं। अतः जो भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई h बराबर कितना है? 4√3 मीटर है। ठीक है, देखिए आपने समझ लिया है कि भवन की ऊंचाई कैसे निकालना है। यानी आपको ऐसा रेशियो इनमें से यूज करना है जिनमें से एक का मान आपके पास हो और एक का मान ना हो। तो देखिए इन दोनों में से, ये नहीं कि आपको यहाँ पर ये वाला रेशियो यूज नहीं करना है। देखिए कर्ण और लंब वाला यूज नहीं करना, क्योंकि कर्ण भी आपके पास नहीं है और आपके पास लंब भी नहीं है। तो यानी रेशियो वो यूज करना जिसमें एक भुजा आ रही, एक भुजा हो और एक भुजा ना हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर मैं साइन का रेशियो यूज करता तो साइन के लिए लंब की वैल्यू मेरे पास होनी चाहिए थी, ये तो मेरे पास कर्ण की होनी चाहिए थी। लेकिन ना यहाँ पे लंब है इस समकोण त्रिभुज में ये, और ना ये यहाँ पर, ना यहाँ पे लंब है और ना यहाँ पे कर्ण है। ठीक है, तो रेशियो वो यूज करना है जिसमें एक भुजा आ रही हो और एक भुजा ना आ रही हो। तो देखिए tan थीटा में लंब का मान मुझे निकालना था, आधार का मान मेरे पास था, तो एक का मान होना चाहिए। तो ऐसे सूत्र आप यूज करें जिसमें एक की वैल्यू हो, एक भुजा की वैल्यू हो, एक भुजा की वैल्यू ना हो। ठीक है, तो ऐसे आपने यहाँ पर इस भवन की हाइट निकाल दी। अब देखिए सभी सवाल ऐसे आएंगे। ठीक है, आपको क्या याद करना है? देखिए त्रिकोणमितीय सारणी में आपको जो साइन वाली लाइन है, साइन वाली पूरी लाइन याद करनी, इनकी वैल्यूज याद करनी है। साइन हो गया और कॉस हो गया और टैन हो गया, ये 3 वैल्यूज आप याद कर ले त्रिकोणमितीय सारणी में देख करके। चैप्टर 8 में मैंने आपको समझाया था, त्रिकोणमितीय सारणी में जा करके आप साइन की पूरी लाइन याद कर ले, कॉस की और टैन की जो इनके मान है त्रिकोणमितीय सारणी में, ये मान आपको याद करने हैं। ये मान याद करने के बाद, क्योंकि ये यहाँ पर यूज होंगे, ये 3 फॉर्मूले आप याद रखें और इनके मान याद रखें। त्रिकोणमितीय सारणी से साइन कॉस टैन के मान याद रखें, तो इस चैप्टर के सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, चलो।